साथियों सभी को नमस्कार। आज मैं गंगाधर सोनी आपके लिए लेकर आया हूँ गणित। आज जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2019 का जो पेपर हुआ है कक्षा 10th गणित का, उसकी आंसर की मैं आज आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो चलते हैं, पहले हम एक झलक देखेंगे पेपर की और फिर उसके बाद में आंसर की ओर चलेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा मिल सके। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2019 कक्षा 10 का ये जो गणित का पेपर है, आप उसकी एक झलकी देख सकते हैं। कुल उसमें 4 खंड आए हैं। ये आपके सामने पेपर है, ये चल रहा है। इसकी एक झलकी मैं आपको दिखाऊंगा, इसके बाद में मैं आंसर की पर सीधा लेकर चलूँगा। और खंड बे में 11 से ये 15 तक क्वेश्चन है। खंड से में 16 से आगे 19, 20 से 21, 22, ये 25 क्वेश्चन है। और खंड डी में 26 से लेकर ये 30 तक है। 4 पेपर है वो जो 6 अंक के बड़े वाले क्वेश्चन हैं। तो आप इस प्रकार ये अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं। अब हम चलते हैं आंसर की पर। आपको पेपर दिखाने का मेरा एक ही मकसद था कि वास्तव में मैं आज वही आंसर की प्रस्तुत कर रहा हूँ जो पेपर में आई है, जो इस पेपर में थी। पेपर से भिन्न कोई क्वेश्चन नहीं है। उसमें जो क्वेश्चन दिखाए गए थे वही क्वेश्चन मैंने हैंड राइटिंग इसमें लिखे हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और तो हम चलते हैं आंसर की में। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1, और उसमें पूछा गया द्वंद्व योग विधि से 62 का वर्ग ज्ञात करना है, स्क्वायर ज्ञात करना है। तो हम द्वंद्व योग विधि में हम क्या करेंगे, ये पहले 2 पद हैं तो पहले पद का वर्ग, और जो फिर क्या करेंगे 2 गुणा दोनों पदों का, पहला पद और दूसरा पद का गुणा, और फिर अंतिम पद में हम क्या करेंगे जो इकाई पद है उसका वर्ग कर देंगे। इस प्रकार यहाँ 4 आ गया, इनका योग 24 आ गया, और यहाँ कितना रहा 36 आ रहा। अब आधार अंक इसका क्या 10 ही है, तो एक एक अंक लेंगे इकाई। तो यहाँ से 4 हो गया, इसका 24 से या 4 यहाँ दे जाएगा, 2 आगे चल जाएगा 36, 2 38 हो गया। तो इस प्रकार ये द्वंद्व योग विधि से 62 का वर्ग हो गया। आगे जो अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें हल करना पूछा गया है। तो हल हमें गुणनखंड विधि से ही करना है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों पदों को गुणा करना है और इधर इधर वालों पदों को गुणा करना है। तो हमने इसको गुणा किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आया, और इधर इनको गुणा किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस ये 30 आया। एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया तो 3x बच गया, इधर 11x इधर इधर आकर प्लस का हो गया तो 14x हो गया। इधर 30 प्लस का था, 2 माइनस के प्लस के उधर गए माइनस के हो गए 18, तो 14x बराबर 28 हो गए। तो इस प्रकार x का मान कितना आ गया 2। तो ये हल करना हो गया। अगला जो तीसरा प्रश्न आया था HCF, और HCF का ये प्रश्न हर बार परीक्षा में आता है। तो मैंने इसको तो 2 विधियों से समझाने का प्रयास किया है। पहला भाग विधि से हम देखें तो बड़े पद में छोटे पद का भाग देना है। तो 119 में हमने 68 का भाग दिया एक बार, बाकी रह गए 51। अब जो शेष रहेगा उसका फिर पीछे वाले भाजक में भाग चल जाएगा। तो 51 का भाग गया 68 में एक बार, बाकी रह गए 17। अब 17 का भाग किसमें जाएगा 51 में, और 17 का 51 में पूरा पूरा भाग चला गया। तो जिस पद का जिस संख्या का भाग पूरा पूरा चल जाता वही HCF होगा। तो 17 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसलिए 17 क्या हो गया HCF। इसको हम देखो यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय की विधि से भी यहाँ इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो ये HCF हम 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम देखो चौथा क्वेश्चन आया है वो ट्रिग्नोमेट्रिक से आया। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। 10 स्क्वायर 60 प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो 10 60 का मान √3 होता है, यहाँ स्क्वायर है 10 का, तो यहाँ भी स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो कोस 30 का मान √3/2 होता है। कई बार क्या करते हैं लोग 1/2 कर देते हैं जो कि sin 30 का होता है। तो यहाँ से आप इनको दोनों को सरल करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 21/4। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक से आया है। sin 2a बराबर कोस a माइनस 18 डिग्री। आपको मालूम हो तो मैं बता दूं, पूरक कोण ट्रिग्नोमेट्री में पूरक कोण से आया है। तो हम ये sin 2 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, पूरक कोण में क्या 2 कोणों को योग 90 डिग्री होता है, वो पूरक कोण होते हैं। तो यहाँ पूरक कोण में हम ये 2a को हम क्या लिख सकते हैं, sin 2a को हम क्या लिख सकते हैं, साइन को हम कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कोस 90 माइनस 2a वो किसके बराबर होता है, sin 2a के बराबर होता है। तो इसको sin 2a को हमने कोस 90 माइनस 2a लिख दिया, इधर भी कोस a माइनस 18 डिग्री हो गया। तो यहाँ दोनों ही पद कोस कोस के हो गए, तो यहाँ कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच गए 90 माइनस 2a और यहाँ a माइनस 18 डिग्री। तो यहाँ ये 2a माइनस का उधर जाकर किसका हो गया प्लस का, तो 3a हो गए। और यहाँ देखो ये 90 प्लस का है, ये 18 इधर आकर ये भी क्या हो जाएगा माइनस का, इधर आकर प्लस हो गया, दोनों जुड़ गए 108 डिग्री।
तो ए बराबर क्या हो 108/3 यानी 36 डिग्री ए का आंसर हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग रहता है, इधर उधर पक्षांतर करने में हम 90 में से ये 18 घटाकर 72 कर देते हैं, फिर 72 में 3 का भाग देकर 24 उत्तर निकाल लेते हैं, तो यहाँ कंफ्यूजिंग थोड़ा रहती है, तो इसलिए थोड़ी सावधानी यहाँ बरतनी आवश्यक थी। अगला जो क्वेश्चन है बड़ा ही रोचक क्वेश्चन आया है, और मेरा मानना है कि अधिकांश इस परीक्षा में बैठने वाले अधिकांश विद्यार्थियों ने ये प्रश्न नहीं किया होगा, उन्हें नहीं मालूम था। तो मैं आपको बता दूं कि समतल पर लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ, देखिए मैं भी थोड़ा इसमें थोड़ा चकरा गया, फिर इसको देखो एक आंसर मैंने लिख दिया, परंतु अब मैंने आपको समझाने के लिए इस चित्र से भी समझाने का प्रयास किया। परीक्षा में आपको चित्र लिखने की आवश्यकता नहीं थी कि समतल पर लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का जो बिंदु पथ है वो क्या होता है, समतल के समांतर रेखा होती है। यानी जब वृत्त समतल पर लुढ़केगा तो जो बिंदु पथ बनेगा केंद्र का वो बिल्कुल क्या होगी, एक समांतर रेखा होगी, किसके, समतल के। तो कैसे, मान लो ये एक वृत्त है, तो इसकी त्रिज्या आर है, ये जो नीचे वाली लाइन है ये एक समतल है, बिल्कुल सीधी लाइन है। अब इस पर ये लुढ़क रहा है, इस समय यहाँ ये आर दूरी, केंद्र और समतल के बीच में दूरी आर, फिर यहाँ दूसरी स्थिति में यहाँ आएगा तो यहाँ भी ये दूरी कितनी है, आर। तो इन दोनों केंद्रों को मिलाएं और उसकी समतल के साथ तुलना करें तो ये रेखा और ये समतल दोनों क्या है, बिल्कुल ही समांतर है। तो हम कह सकते हैं कि जो समतल पर लुढ़कने वाले वृत्त का जो केंद्र है का बिंदु पथ है वो क्या होता है, समतल के साथ एक समांतर रेखा बनाता है। आगे हम चलते, 7वां क्वेश्चन आया है, ये समरूपता वाले क्वेश्चन से, त्रिभुज से संबंधित है कि त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज डी ई एफ, दोनों क्या समरूप है, ये चिन्ह समरूप का, जिनमें ए बी का मान दे रखा है 1.6 सेंटीमीटर और डी ई का मान दे रखा है 2.4, यानी एक त्रिभुज की ए बी भुजा और दूसरी त्रिभुज की डी ई भुजा, दोनों का मान दे रखा है। और पूछा है कि दोनों त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल है उनका अनुपात ज्ञात कीजिए। अब दोनों समरूप त्रिभुज हैं, तो समरूप त्रिभुजों में क्या होता है कि समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफलों का अनुपात है वो क्या होता है, उनकी भुजाओं के अनुपातों का क्या होता है, वर्ग होता है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, भुजा है, भुजा क्या 1.6, उसकी 2.4, दोनों का अनुपात निकाले क्या हो गया, 2:3 हो गया, और उनका हम वर्ग कर देंगे तो कितना आ गया, क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो गया, 4:9। पिछली बार परीक्षा में ये क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा था, भुजाओं का अनुपात पूछा, इस प्रकार भुजाओं का अनुपात देकर क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ लिया, तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। आगे हम देखते हैं कि 8वां क्वेश्चन आया है। 8वां क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दो खिलाड़ी, प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है। दो खिलाड़ी ए और बी शतरंज का ये मैच खेलते हैं। ये ज्ञात है कि ए द्वारा मैच जीतने का प्रायिकता, ए ने जो मैच जीतने की प्रायिकता वो कितनी है, 5/6। 5 मतलब 6, नीचे वाला हम देखें हर, यानी कुल 6 संभावित घटना थी, उनमें से 6 में से 5 घटनाओं में ए जीत रहा है, तो बाकी कितना बचा, सीधी बात है 1। तो 1/6 किसकी हो जाएगी, बी की प्रायिकता हो जाएगी। तो बी के मैच जीतने की प्रायिकता पूछिए, तो हम देख सकते हैं पी ए के जीतने की प्रायिकता प्लस बी के जीतने की प्रायिकता बराबर 1, यानी ये घटना में दो ही किसी प्रयोग में, इस प्रयोग में दो ही घटना है, ए के जीतने की और बी के जीतने की, तो दोनों का योग 1 होगा। तो बी के जीतने का योग बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए के जीतने की प्रायिकता, तो बी की जीतने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस 5/6, तो इसको हम सीधा निकाल सकते हैं 1/6। तो ये प्रायिकता का बड़ा इजी क्वेश्चन था। आगे हम देखते हैं 9वां क्वेश्चन, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन, मैं कहूँगा कि सभी को चारों खाने चित करने वाला है। कई लोगों ने यहाँ इसमें कंफ्यूज होकर गलत किया है। तो हम देखते हैं, यदि एक कार का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 20 रुपये है, तो प्रथम किलोमीटर के लिए 20 है, तथा इसके बाद प्रति किलोमीटर के लिए क्या हो गया, 11 रुपये हो गए, तो 15 किलोमीटर चलने के लिए कुल कितना किराया देना होगा। तो ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। कौन सी श्रेणी का, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। तो यहाँ हम देखो, यहाँ गड़बड़ कर सकते हैं, कैसे, कुल किराए में हम क्या करें, SN ज्ञात करने का प्रयास कर सकते हैं। कुल किराए में हम SN ज्ञात करने का प्रयास कर सकते हैं, और यहीं से हमारा प्रश्न गलत हो जाए। जबकि हमें क्या ज्ञात करना है, AN ज्ञात करना है। जबकि हमें क्या ज्ञात करना है, AN ज्ञात करना है। हम SN ज्ञात, कुल किराए की से हम क्या कर सकते हैं, SN ज्ञात कर लेते हैं और प्रश्न गलत कर बैठते हैं। तो A 20 दे रखा है, D 11 है अंतर, और N कितने, 15 किलोमीटर चल रहा है, तो N 15 हो गया। AN बराबर क्या हो, A प्लस N माइनस 1 D। हम इसको सरल करेंगे तो अपना उत्तर कितना हो जाएगा, 174। और हम इसको अगर सीधी तरीके से यूज करना चाहें, सरल करना चाहें कि टोटल कितना चला, 15 किलोमीटर, पहले किलोमीटर का 20 रुपया प्लस अब प्रत्येक किलोमीटर, बाकी कितने बच गए, 15 में से 1 किलोमीटर कम गया तो 14 रह गए, और उस 14 के 11 रुपये लगेंगे प्रत्येक किलोमीटर का। तो 14 गुना 11 154, और 20 174। हम डायरेक्ट ऐसे भी इसको कंपैरिजन करके अपना आंसर चेक कर सकते हैं। अगला हम जो 10वां क्वेश्चन आ रहे हैं वो है
ये भी ट्रिग्नोमेट्री में आया, ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्न है। एक पतंग भूमि से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ये जो पतंग है वो भूमि से 75 मीटर की दूरी पर उड़ रही है, जिसके धागे का भूमि के साथ झुकाव, यानी पतंग का ये धागा है, ये रहा, ये भूमि के साथ यहाँ झुकाव, यहाँ लड़का खड़ा उड़ा रहा है, पतंग यहाँ उड़ रही है, ठीक है। ऊंचाई हम यहाँ से नापेंगे, तो ये इस भूमि के साथ जो झुकाव है वो कितना 60 डिग्री का है। तो उसने क्या पूछा है, उसने पूछ लिया धागे की लंबाई, यानी धागा क्या है, धागा ये क्या बना रहा है, कर्ण बना रहा है। तो हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं कि हम कर्ण किस में आता है, या तो साइन में आता है या कोस में आता है। टेन में कर्ण आता नहीं, लंब बटा आधार ही होता है टेन में। ये साइन में लंब बटा कर्ण और कोस में आधार बटा कर्ण होता है। तो हमें लंब दे रखा है, यहाँ ऊंचाई दे रखी है, तो इसलिए हम क्या लेंगे साइन। तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री पर लंब यानी 75 डिग्री बटा आधार, आधार हमारे पास में बटा कर्ण, कर्ण हमारे पास में क्या है, हमने एक्स माना है, तो ये हो गया। इसको हम जब सरल करेंगे उत्तर कितना आ जाएगा, ये अपना 50√3 आ जाएगा। यहाँ देखो कितना आ रहा है, x बराबर 150√3 आ गया। अब इसको हमें नीचे जो बटा में जो √3 हम लिखते नहीं कभी भी, उसका परिमेयकरण करना पड़ता है। तो हम √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो नीचे वाला √3 की ऊपर क्या हो जाएगा, 3 बन जाएगा, और 3 का इसके 150 भाग लगेगा, 50√3 ऊपर है ही। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। आगे हम देखें 11वां प्रश्न आया कि उपसूत्र अनुरूपेण द्वारा 42 का घनफल ज्ञात कीजिए। उपसूत्र अनुरूपेण में हम क्या करते हैं कि घन जब निकालते हैं तो 4 खंड बनाते हैं, खंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। उसमें जो पहला पद है उसका घन, अब क्या करेंगे, दोनों पदों का वर्ग करेंगे, एक पद का वर्ग, एक का बिना वर्ग रखेंगे, और घात 3 है तो इसको 3 बार लिखेंगे। तो 4 का वर्ग गुणा 2, 4 और गुणा 2 का वर्ग, ठीक है। इनको हमें 3 बार लिखना है, और जो मान आया इनका फिर इनको नीचे टोटल करना है। तो यहाँ 4 का घन 64, ये कितना हो गया, 4 चौक 16, 16 2 32, 32 को 3 बार आया, 32 96, और यहाँ 4 चौक 16 और 16 48 यहाँ आ गया, और बटा में 8। अब हमें एक पद लेना है, 8 यहाँ आ गया, दूसरा 8 यहाँ आ गया, ये 4 कहाँ जाएगा, 96 में जुड़ जाएगा, 96 4 कितने हो गए 100, 100 का यहाँ आ जाएगा 0, हासिल की 10 इसमें जुड़ गए 64 में, तो कितने हो गए 74। तो इस प्रकार ये आंसर हो गया। आगे हम चलते हैं 12वां क्वेश्चन, कई बार परीक्षा में आता है, इस बार आया है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो जो भी हमें अपरिमेय संख्या पूछी है तो हम इसको उल्टा मानकर चलेंगे, और फिर हम विरोधाभास की स्थिति में आ जाएंगे तो उसको हम मान लेंगे, फिर हम कहेंगे हमने जो माना वो गलत है। तो इस प्रकार हम सबसे पहले क्या माना, 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या होगी तो परिमेय संख्या किस रूप में होती है, p/q रूप में होती है। तो हम इसको p/q में लिख सकते हैं, जहाँ q क्या है, नीचे वाला अंश है, हर है, वो 0 नहीं हो सकता, और p और q दोनों क्या है, परस्पर अभाज्य पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको सरल करेंगे, √5 तो है इधर, इस √5 को यहाँ रख दिया, इसके साथ में जो 7 था उसको उधर भेज देंगे बराबर में, तो p/7 क्यों आ जाएगा। तो ये हो जाएगा समीकरण 2, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। समीकरण इस 2 में हम देखें, एक तरफ तो √5 है जो हम जानते हैं वो क्या है कि अपरिमेय संख्या है, और दूसरी तरफ क्या है 7q और ये p, ये सारे क्या पूर्णांक है, यानी पूर्ण और पूर्णांक को जोड़ भागी गुणा भाग क्या होता है, वो क्या होता है, परिमेय होता है। पूर्णांकों को जोड़ भागी गुणा भाग क्या होता है, परिमेय होता है। तो ये p/7 क्यों क्या है, एक परिमेय संख्या है। पूर्णांक को योग भी पूर्णांक, और पूर्णांक क्या होता है, एक परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं p/7 क्यों क्या है, एक परिमेय संख्या है। परंतु जब ये परिमेय संख्या है तो इधर इसके बराबर में वो भी तो क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। अतः p/7 क्यों एक परिमेय है तो √5 भी क्या होना चाहिए, वो भी परिमेय होना चाहिए। जबकि हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय है। तो इससे हमें क्या जो परिणाम मिल रहा है हमारा वो दोनों क्या विरोधाभासी है, एक तरफ तो परिमेय आ रहा है, दूसरा तो अपरिमेय हो रहा है, और फिर कह रहे हैं दोनों बराबर हैं। तो ये ऐसा संभव नहीं हो सकता। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने जो माना था ना, क्या माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, ऐसा मानना हमारा गलत था, इसलिए ऐसा हुआ। तो हम ये हमारा मानना जो वो गलत साबित हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि 7√5 वो परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो एक अपरिमेय संख्या है। अगला हम क्वेश्चन आगे चलते हैं, 13वां क्वेश्चन आया कि एक वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर दे रखी है, और त्रिज्यखंड का कोण पूछा 70 डिग्री, और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा। बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो लघु त्रिज्यखंड का क्वेश्चन क्षेत्रफल हम देखें, θ/360 गुणा πr²। इस रूप में आप याद करोगे तो बहुत अच्छी तरह से आप समझोगे। अगर आपने उसके
जो किताब में जो फॉर्मूला दे रखा है उसके हिसाब से याद करोगे तो थोड़ी कठिनाई होगी। हमें थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, और अगर हमें चाप याद करना होता तो हम यहाँ पाई आर स्क्वायर इसके हम 2 पाई आर लिख देते, बड़ा इजी, थीटा बटा 360 यथावत रह जाता। तो यहाँ थीटा का मान आ रहा है 70 डिग्री, ठीक है। आर का मान है 9, तो इनका मान रखा हमने, इसको सरल किया 49.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्षेत्रफल है वो स्क्वायर में आता है। यहाँ पर आप ध्यान रखें केवल सेंटीमीटर नहीं लिखे। आगे हम देखो 14वां क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। 14वां क्वेश्चन में आ रहा है कि बेलन की ऊंचाई दे रखी है 21 सेंटीमीटर और उसका वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है 924 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पूछा है बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो हम देखें बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें तो हमें बेलन के जो वक्र पृष्ठ दे रखा है तो उसका हम क्षेत्रफल देखें। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का? 2 पाई आर एच, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और इस 2 पाई आर एच का हमें मान दे रखा है 924 मान रख दिया, और यहाँ पर हमें एच का मान दिया हुआ है, आर हमें याद करना है, पाई का मान हमने 22/7 रख दिया और सरल किया, आंसर आ गया अपना 7 सेंटीमीटर। यहाँ ऊंचाई सेंटीमीटर में है और क्षेत्रफल भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो जाहिर सी बात है जो त्रिज्या भी आएगी वो किस में आएगी, वो भी सेंटीमीटर में आएगी, मीटर न लिखे। अगला जो क्वेश्चन आया है वो है 15वां क्वेश्चन आया, वो समांतर श्रेणी से। प्रश्न बड़ा था इसलिए मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, आप ये अपने प्रश्न पत्र में देख सकते हैं। तो उसमें पूछा गया है समांतर श्रेणी से संबंधित प्रश्न है, तो वो कह रहा है कि सिग्नलों पर ठहराव का अनुक्रम हमें देखना है क्या है। तो वो कह रहा है कि सिग्नल पर जो ठहर रहा है वो क्या है, पहले सिग्नल पर 1 मिनट ठहरा, दूसरे पर 2, 3, 4, 5वें पर 6, 5, छठे पर 6, 7वें पर 7, 8वें पर 8, तो ये सिग्नल पर ठहर रहा है। तो वो ठहर रहा है तो कुल ठहराव कितना हो गया, तो सारे जो सिग्नलों पर हम ठहरे इन सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। या तो इनको 1 से लेकर 8 तक को सभी को जोड़ लो, या फिर हम क्या करेंगे, जोड़ वाला सूत्र SN वाला हम समांतर श्रेणी में वो लगा लेंगे। ये एक समांतर श्रेणी बन गई। अंतर जो पहला पद A हो गया, D कितना हो गया, अंतर एक अंतर है D 1, और टोटल पद है 8, N 8 है। तो इस प्रकार SN हम ज्ञात कर सकते हैं, S 8 पदों का योग, तो कितना आ गया, 36 मिनट आ गया। तो वो कह रहा है कि प्रश्न में ये कह रहा है कि कार द्वारा जो 125 किलोमीटर है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है, वो क्या करेगी, नियमित रूप से वो है कि वो 2.5 घंटे में 2 घंटा 30 मिनट में वो सफ़र पूरा कर लेती है। परंतु किसी विशेष दिन कारणवश है वो अगर सिग्नलों पर ठहरना पड़ता है तो उसे एक्स्ट्रा समय लगता है। तो बताओ कि कार ने कुल कितना समय लिया, तो सिग्नलों पर ठहरने का समय कार द्वारा लिया गया कुल समय क्या हो गया। किसी विशेष दिन अगर सिग्नल पार करके जाना पड़ता है, उसको फॉलो करके जाना पड़ता है सिग्नलों को, तब क्या होगा, नियमित समय 2 घंटा 30 मिनट प्लस 36 मिनट, ये तो कितना हो गया, 2 घंटा ये 30 कितने, 30 30 60 और 6, ये तो 3 घंटा और 6 मिनट हो गया। टोटल आंसर 3 घंटा 6 मिनट हो गया। अगला जो क्वेश्चन आया गुणनखंड विधि से है, तो गुणनखंड विधि से आया क्वेश्चन आया, तो हम देखें इसमें क्या आ रहा है कि वो पूछ रहा है गुणनखंड विधि से पूछा है कि 1/x-2 प्लस 2/x-1 बराबर 6/x, और x का मान क्या नहीं हो सकता, 1 और 2 नहीं हो सकती। यहाँ से x का मान 1 और 2 यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि x का मान 1 और 2 नहीं हो सकता। तो वो कह रहा है कि अब इसका हल ज्ञात करना है, गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो हम इसको लिखेंगे और सरल करेंगे, यहाँ दोनों में लघुत्तम ले लेंगे ये, और ये इसका वज्र गुणन हो जाएगा, और वज्र गुणन होकर इसका उत्तर हम निकालेंगे। तो उत्तर आ रहा है देखो यहाँ पर 3x-5/x² माइनस 3x + 2 बराबर 6/x, और फिर इनका भी वज्र गुणा कर लेंगे ऐसे तिरछा। तो तिरछा वज्र गुणा किया तो ये उत्तर आ रहा है देखो 3x² - 9x - 4 3x² - 13x + 12, ये एक हमारी एक द्विघातीय समीकरण आ गई। अब इसका हमें गुणनखंड करना है, प्रश्न में देर का है गुणनखंड विधि से हल करना है, तो हमें गुणनखंड विधि काम में लेनी है। तो हम देखें कि यहाँ जो बाह्य पदों का गुणा कितना हो रहा है, 22 36 हो रहा है, और फिर ये जो 9 है 13 है उसका जो गुणनखंड हमें टुकड़े करने हैं, तो इसके भी कितना हो जाएंगे, 9 और 4 हो जाएंगे, 9 चौक 36 हो जाएंगे। तो इस प्रकार अपना काम बैठ रहा है। तो उसके -13 के जो 2 टुकड़े हमने कर दिए हैं, एक -9 और -4, तो इस प्रकार ये 2 टुकड़े हो गए। अब इनमें पहले 2 में कॉमन क्या आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, यहाँ सरल किया और ये इस प्रकार ये आंसर आ रहा है x - 3 3x - 4 बराबर 0। तो x - 3 बराबर 0 यानी x बराबर 3, 3x - 4 बराबर 0 क्या हो गया, x बराबर 3x बराबर 4 और x बराबर क्या हो 4/3, ये 2 उत्तर आ गए। ये गुणनखंड विधि से हो गया। आगे हम चलते हैं 17वें क्वेश्चन में। 17वां क्वेश्चन आ रहा है, ये भी समांतर श्रेणी से संबंधित क्वेश्चन है, और ये पूछ रहा है क्या,
पूछ रहा है कि 2 से 101 के मध्य 5 से विभाजित होने वाले या 5 से भाज्य होने वाले सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 2 से 105 के बीच, तो हमें इनमें 5 से विभाजित होने वाले सेट लेनी, बाकी 2 और 101 से हमें क्यों कोई मतलब नहीं है। तो 2 से 101 के बीच में हम देखें 5 से विभाजित होने वाले पहला 5 है, फिर 10, 15 डॉट डॉट ऐसे करके जा रहे हैं। अंतिम वाला क्या होगा, 101 में जाता नहीं, उससे पहला वाला पद पहले कौन सा आता है ऐसा पद जो 5 से विभाजित है, तो वो है 100। तो इस प्रकार ये हो गया, ए हो गया, डी अपने पास आ रहा है, ए एन आ गया। तो हमारे पास में क्या रहेगी, पद कितने टोटल, तो वो हमें क्या करेंगे, हम अगर हम टोटल एन ज्ञात करना चाहे तो यहाँ हम इसमें 101 में 5 का भाग देंगे, जो पूर्णांक आएगा वो एन हो जाएगा। तो 20 आ रहा है पूर्णांक, तो एन वहाँ से सीधा निकाल सकते हैं। परंतु अब अगर हम समाज सेटी का क्वेश्चन है तो हम उसको ए एन वाले सूत्र से, एनवें पद वाले सूत्र से एन का मान हमें याद करेंगे। तो इसे एन वाले सूत्र में, एनवें पद वाले सूत्र में हम ये सारे मान रखेंगे, तो एन का मान ये 20 से आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन सभी पदों का हमें क्या करना है, योग करना है। वो पूछ रहा है कि 5 से विभाजित होने वाले सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो ऐसे नाम ज्ञात करना है। तो ऐसे हम यहाँ मान रखे हम ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रकार की क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। 1050 आंसर आ रहा है। अगला हम क्वेश्चन देखें, किसी अपूर्ण मीनार, यानी मीनार अभी पूरी बनी नहीं है, तो वो कह रहा है मीनार बनी नहीं है, तो मीनार नहीं बनी है तो उसमें आ रहा है क्या, तो वो कह रहा है कि अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये अपूर्ण मीनार है, यहाँ तक इतनी बनी हुई है ए तक, और उसके आधार से 120 मीटर दूर यहाँ कोई बिंदु सी है, वहाँ से इस मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण वो कितना है, 30 डिग्री है। तो ये पहले की स्थिति थी। अब फिर क्या कह रहा है कि इसको कितना और ऊंचा उठाएं, यानी ए से यहाँ डी तक कितना और ऊंचा उठाएं कि उन्नयन कोण कितना हो जाए, यहाँ ये कोण कितना हो जाए, 60 हो जाए। तो हम यहाँ 2 चित्र बन रहे, एक ये चित्र नंबर 1 और चित्र नंबर 2। तो पहले हम चित्र नंबर 1 से देखें त्रिभुज ए बी सी में, नीचे वाला में, तो देखें 10, 30 लंब बटा आधार दोनों देर का है, तो x बटा 120 लंब है दिया हुआ नहीं, इसको x मान लेंगे, आधार 120 दिया हुआ है, तो यहाँ 1/3 33 का मान है, x का मान हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं 120/√3। हम इसको यहाँ परिमेयकरण नहीं करेंगे क्योंकि हमारा आंसर अभी नहीं आया, तो यहाँ परिमेयकरण करने की आवश्यकता नहीं, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। आगे चलेंगे हम उस बड़े वाले त्रिभुज में, हम देखें पूरे वाले त्रिभुज में DBC, ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें हम देखेंगे तो उसमें हम देखो ये लंब हो गया और फिर आधार 120 ही है, तो लंब में क्या हो गया x प्लस वाई, यहाँ तक की दूरी हमने वो हमें मालूम नहीं था, उसको हमने y मान लिया, तो लंब हो गया x प्लस वाई, तो tan 60 बराबर x प्लस वाई बटा 120 हो गया। tan 60 का मान हम जानते हैं √3 होता है, और यहाँ हम x का मान है वो समीकरण 1 से लिख देंगे 120/√3 प्लस वाई, सरल करेंगे तो इस रूप में आ जाएगा, और इसको आगे आगे सरल करते जाएंगे तो 120 प्लस ये कितना आया √3y बराबर कितना रहा 360, और फिर ये इसको देखेंगे ये 120 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 240 रह जाएंगे, और √3y बराबर 240, तो y बराबर √3 का भाग रह जाएगा। अब √3 का हमें क्या करना है, परिमेयकरण करना है, तो ऊपर नीचे √3 से गुणा करके सरल करेंगे तो 80 √3, या फिर √3 का मान हम 1.732 है उसको गुणा कर देंगे 80 से, तो ये 138.564 मीटर ऊंचा बनाना होगा। अगर हम ये उत्तर निकाल रहे हैं तो भी सही है, ये उत्तर निकाल रहे हैं तो भी सही है। आगे हम चलते हैं, 19वां क्वेश्चन आ रहा है कि वो पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। यहाँ दो त्रिभुज हमने ले लिए, एक त्रिभुज ABC, दूसरा DEF ले लिया, और वो कह रहा है कि दोनों क्या है, समरूप है। तो पहला दिया गया है दोनों समरूप है, और फिर कह रहा है दोनों का क्षेत्रफल क्या है, समान है। तो हम जानते हैं कि दोनों अगर समरूप है तो समरूप त्रिभुजों हम जानते हैं कि उनके कोण भी क्या होंगे, समान। समरूप त्रिभुज के कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यह बात हमें आगे इम्पोर्टेंट इसमें काम आएगी। तो अब देखें कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम देखें, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल देखें तो उनके भुजाओं के अनुपातों का क्या होता है, वर्ग होता है। तो ये भी है, हमने पहले क्वेश्चन भी आ चुका है। तो ये दोनों बराबर हैं, तो एक के क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र पर समान क्षेत्रफल का भाग दें, उत्तर एक आएगा। तो यहाँ से देखें BC² बराबर क्या होगा, EF का स्क्वायर। तो ये दोनों BC और EF क्या हो गए, बराबर, यानी ये नीचे वाली जो दोनों भुजाएं हैं, आधार वाली भुजाएं, ये दोनों क्या बराबर हो गई। तो अब ये दोनों बराबर हैं, और साथ में हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों समरूप हैं, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया और ये कोण इस कोण के भी बराबर हो गया, यानी बी कोण है किसके बराबर हो गया, E के बराबर हो गया, और C कोण है वो किसके बराबर हो गया, F के बराबर हो गया, समकोणिक त्रिभुज के नियम से। ठीक है, तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि दोनों भुजा, आधार वाली भुजा
और उसके साइड वाले दोनों कोण बराबर हैं, यानी कोण भुजा कोण नियम से हम देखें तो क्या हो जाएगा, सर्वांग समता सिद्ध हो जाती है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF। 20वां क्वेश्चन आया है, देखो आकृति AOB वृत्त का व्यास दीर्घ है और CD और E वृत्त अर्धवर्त पर स्थित कोई 3 बिंदु है, तो बताओ कि कोण ACD और कोण ये हो गया BED, ये इनको योग जोड़ें तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया, इसमें एक बिंदु एक को हमने क्या कर दिया, E से मिला दिया, डॉट 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 से मिला दिया, तो इस प्रकार ये क्या हो ACDE एक क्या बन गया, चक्रीय चतुर्भुज बन गया। वृत्त के अंदर है इसलिए चक्रीय चतुर्भुज होगा। अब इसमें हम देखें चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आमने सामने कौन से ACD के सामने कौन सा है AED। जो चक्रीय चतुर्भुज आमने सामने जो कोण है उनका योग क्या होता है, वो संपर्क होता है, यानी 180 डिग्री होता है। तो ACD प्लस AED इनका योग कितना हुआ 180 डिग्री। और फिर ये जो एक चक्रीय चतुर्भुज हम देखें, ये जो है वो क्या है, एक और अर्धवर्त पर बना हुआ कोण है। तो अर्धवर्त पर बना हुआ कोण भी हम जानते हैं, अर्धवर्त पर कोण 90 डिग्री का होता है। तो AE और B क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दें तो क्या होगा, ACD प्लस AED प्लस AEB बराबर 180 प्लस 90, और AED ये और ये दूसरा AEB, इन दोनों को जोड़े तो सारा कौन सा हो गया, BED हो गया। तो इस प्रकार ACD प्लस BED बराबर कितना हो गया, 217। यही तो हमें ज्ञात करना था। आगे हम देखें तो ये क्वेश्चन आया है 21वां, वो आया है कि केंद्र O वाला वृत्त चतुर्भुज ABCD के चारों भुजाओं को अंत स्पर्श करता है। तो ये वृत्त है वो अंत स्पर्श कर रहा है एक वर्ग को, चतुर्भुज को। तो हम देखें, और यदि AB को स्पर्श बिंदु है वो 3:2 में बांटे, ये AB भुजा है उसको जो स्पर्श बिंदु वो 3 कितने में बांट रहा है, 1 में, यानी ये 3 भाग है तो ये 1 भाग, टोटल ये 12 है। तो हम इसको हम निकाल लेंगे। देखो ये AE कितना हो गया, 3 भाग हो गया, टोटल 4 में से 3 भाग 12 का, तो 9 सेंटीमीटर हो गया। AED है वो 1 भाग है तो 3 सेंटीमीटर होगी, तो ये कितना हो गया, ये 9 सेंटीमीटर हो गया, और ये कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। माना कि जो वृत्त की त्रिज्या वो कितनी है, R है, तथा ये जो बिंदु A है वो कितनी दूरी दर की है, 15 मीटर दर की है। तो हम देखें ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज में ये 9 आ गया, कर्ण ये 15 आ गया, तो R लंब ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम ये R का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार R का मान कितना हो गया, 15 का स्क्वायर माइनस है 9 का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर, R बराबर कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा अपना। 22वां प्रश्न आया, रचना से संबंधित है, त्रिभुज की रचना करनी है, 5 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है, और फिर उसके अंतर्गत वृत्त की रचना करनी है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना की। तो समबाहु त्रिभुज रचना कैसे करेंगे, 5 सेंटीमीटर भुजा खींची, फिर इसी को प्रकार से नाप लिया, फिर 5 सेंटीमीटर का क्या काट दिया, सांप काट दिया, जो मिले उसको एक समबाहु त्रिभुज की रचना होगी। अब हमने क्या किया, फिर कोण A, ये मान लो ABC 3 हो गए। अब हमने क्या किया कि कोण A और B का हमने क्या कर दिया, समद्विभाजन। ये जो कोण है ये और ये, इसका हमने क्या किया, समद्विभाजक हमने खींचा। तो समद्विभाजक खींचने के लिए हमें चाप काटना पड़ता है, तो चाप काटा, दोनों मिले यहाँ पर O पर। अब O से हम ये दूरी नापें, ये क्या होगी, ये त्रिज्या होगी वृत्त की, जो अंदर खींचने वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या होगी। तो ये नापने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये लंब खींचेंगे। तो लंब खींचने हम क्या करेंगे, यहाँ से एक चाप काटेंगे नीचे वाली भुजा को काटते हुए, आधार को 2 जगह काटते हुए, और फिर यहाँ से यहाँ चाप काटेंगे दोनों सिरों से, तो और इसको मिला देंगे। फिर इसको जो O और K आया है उसको हम नाप कर एक वृत्त खींच लेंगे। तो इस प्रकार एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज में एक वृत्त की रचना हो जाएगी। आगे 23वां क्वेश्चन आ रहा है कि 23वां क्वेश्चन पूछा गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो अगर हम ये पूरा व्यास खींचे तो वह व्यास कितना हो गया, ये व्यास हो गया 20, 10 और 10 20। और हम देखें ये व्यास है वो क्या हो जाएगा, उस वर्ग का क्या हो जाएगा, विकीर्ण हो जाएगा। उसी प्रकार ये दूसरा अगर विकीर्ण हम खींचे तो वो भी कितना है, 20। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, विकीर्ण गुणा विकीर्ण बटा 2। तो 20 गुणा 20 बटा 2 हम बराबर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। या हम दूसरे तरीके से हम देखें तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये टोटल कितना हो गया, 20 हो गया। अब ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ACD एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AC और ये CD दोनों है बराबर, तो बराबर है, और ये विकीर्ण है। तो विकीर्ण का स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ये AC और CD बराबर यानी 2AC का स्क्वायर हो गया।
तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस 20 का स्क्वायर यानी 400 के बराबर हो जाएगा। तो 400 कट गया 200, ऐसी कितना हो जाएगा, भुजा ऐसी कितनी होगी, ये भी कितने होगा √200 और ये भी √200। भुजा कितनी आ गई, वर्ग की भुजा आ गई 200। अब हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर मतलब √200 का स्क्वायर, तो वर्ग से हट जाएगा तो कितना रहेगा 200 सेंटीमीटर। ये तरीका भी हम यूज में ला सकते हैं। 24वां हम क्वेश्चन देखें कि 6 सेंटीमीटर व्यास वाला गोला, यहाँ व्यास दे रखा है, यहाँ कंफ्यूज हो जाएगा, त्रिज्या त्रिज्या नहीं समझना है, व्यास है। फिर गोला दे रखा है और 12 सेंटीमीटर का क्या दे रखा है, बेलन। तो हमने पहले एक त्रिज्या निकालनी है। गोलाकार बर्तन की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या कितनी होगी, 12/2 6। अब के गोले का पानी किस में डाल रहे हैं, बेलनाकार बर्तन में डाल रहे हैं, तो कन्वर्ट हो रहा है, तो दोनों का आयतन क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सूत्र लगा देंगे, 4 पाई बड़ा गोले का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई r क्यूब, और बेलन का 4/3 नहीं, बेलन का पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ R1 R2 ले लिया, दोनों अलग अलग त्रिज्या हैं, तो मान रख दिया, सरल किया, तो एच का मान कितना गया 1 सेंटीमीटर। हम देखेंगे जब बेलनाकार बर्तन में डालेंगे उस पानी को गोलाकार बर्तन से, तो वो पानी 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई ग्रहण करेगा। अगला जो हम क्वेश्चन आ रहे हैं 25वां क्वेश्चन आया था, प्रायिकता से संबंधित है कि एक थैले में 15 कार्ड है जिनमें 1 से 15 तक अंक संख्या अंकित है, और थैले में से यादृच्छा से अपनी मर्जी से एक कोई कार्ड निकालते हैं, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक अभाज्य संख्या होगी। तो 1 से अगर 15 तक की हम देखें तो अभाज्य संख्या क्या होती है, हम 2 भाग हैं। तो पहले हम देखें तो कुल संभावित घटनाएं दोनों प्रश्नों के लिए, कुल संभावित घटना दोनों के लिए सेम रहने वाली 15। पहला हमने अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो उसमें अनुकूल घटना यानी अभाज्य कितनी संख्या, 1 से 15 में अभाज्य संख्या देखा कौन कौन सी है, तो टोटल 6 है, 2 3 5 7 11 13। हम कई बार क्या करते हैं, एक को भी अभाज्य में गिन लेते हैं वो, और प्रश्न गलत कर बैठते हैं, एक नहीं तो भाज्य नहीं अभाज्य। तो 6 अभाज्य संख्या 15 तक, तो प्रायिकता क्या होगी 6/15। उसी प्रकार 2 से विभाजित होने वाली संख्या, तो 2 का पहाड़े में कौन कौन से आते हैं, 2 4 6 7 8 2 4 6 8 10 12 14, तो 7 संख्या आती है, तो प्रायिकता क्या होगी 7/15। तो ये हो गया। अगला 26वां क्वेश्चन आया है कि रैखिक समीकरण युग्म से आलेखीय विधि से क्या करना है, इन दोनों समीकरणों के हल करना है और ग्राफ बनाना है। तो हम ग्राफ आपको दिखाएंगे, तो इनकी सहायता से फिर एक संबंध भी स्थापित करना है, x + y का होल स्क्वायर बराबर a में a का मान ज्ञात करना है। तो हम देखें 3x, यहाँ से हम इसके बिंदु निकालेंगे, इस समीकरण को सरल करेंगे, y 5y बराबर 3x + 1, y का मान 3x + 1, ये इस रूप में आ गया। अब x का मान रखेंगे, y का मान आता जाएगा। तो x के बिंदु हो गए क्या, पहले समीकरण के बिंदु हो गए p 3 2 और दूसरे का q और 5 8, ये अपनी मर्जी से हमने नाम डाल दिया। दूसरे समीकरण को ऐसे हल कर दिया, y इधर का बाकी सभी को उधर भेज दिया, तो y बराबर 2x + 3 आ गया। तो पहला बिंदु ये हो गया, r दे दिया उसका नाम 1 5 और दूसरा s नाम दे दिया 2 7। अब इन बिंदुओं को हम क्या करेंगे, ग्राफ में अंकित करेंगे, फिर उनका प्रतिच्छेद बिंदु देखेंगे। तो हम देखेंगे प्रतिच्छेद बिंदु O आएगा वो -2 -1 आएगा, तो हम वो ग्राफ में देखेंगे, अभी पता चल जाएगा। अतः x क्या हो जाएगा, यहाँ जो प्रतिच्छेद बिंदु पहला बिंदु वो x का मान है, दूसरा बिंदु क्या y का मान है, x का मान आ गया -2, y का मान क्या आ गया -1। तो प्रश्न में ये पूछा यहाँ कि x + y का होल स्क्वायर बराबर a, तो x + y का को जोड़कर उसका वर्ग करेंगे तो a का मान आएगा, तो एक कितना हो गया, तो a बराबर x + y का होल स्क्वायर, तो दोनों को जोड़ा -3 का वर्ग करेंगे 9, तो ये आ गया। अब हम इसमें ग्राफ में चलते हैं, तो हम देखो ग्राफ में देखते हैं कि यहाँ पे जो आ रहा है ग्राफ हमने लिया, इसमें देखें हमें ग्राफ को बीचों बीच खींचना है ये, ताकि ये वो अगर माइनस में भी उतरा है तो इधर जगह हमें मिल जाए। तो बीचों बीच ग्राफ खींचे, आंकड़े भी छोटे थे हमारे बिंदु, और जो बिंदु थे हमने बिंदु P अंकित किया 3 2, यहाँ आ गया गोला बिंदु करके, फिर हमें गोला भी करना होता है। इसी प्रकार Q हमने यहाँ पर डाला 8 5, इसी प्रकार दूसरे फिर इस रेखा मिलाया, तो ये मिलाते हुए इधर दोनों लाइन से खींच दिया और उस रेखा का नाम हमने ये लिख दिया। इसके बाद देखो हमने बिंदु R और S भी डाला, ये फिर इसको मिलाते हुए इस रेखा का नाम लिख दिया, खींच दिया, लाइन खींच दी। और पैमाना भी जो हमें बड़ी चीज़ है इंपॉर्टेंट है, वो हमें इसमें ग्राफ की शुरुआत में लिखना होता है। तो हमारे आंकड़े छोटे छोटे हैं और x और y दोनों पर हमें क्या एक ही पैमाना ले रहे हैं, तो 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, तो हमने ये आंकड़ा ले लिया। अब हम देखते हैं इन बिंदुओं से हमें क्या करें, x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान अगर हम ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे, तो x का मान दोनों बिंदु रेखाओं को हम आगे खिसकाया यहाँ, तो ये देखो बिंदु यहाँ मिल रहे, दोनों रेखाएं यहाँ पर हमें मिलती हुई नजर आ रही है, इस बिंदु O पर यहाँ मिलती नजर आ रही है। यहाँ से हम देखें तो यहाँ से इधर ऊपर की तरफ जाएं x अक्ष की तरफ, तो यहाँ x का मान आ गया -2, यहाँ इधर देखें y की तरफ देखें तो तब y का मान कितना रहा -1। तो इस प्रकार x और y का मान हमारे पास यहाँ से प्राप्त हो गया।
और इस x और y के मान से ही हमने क्या किया, यहाँ देखो ये x और y का मान आ गया और यहाँ x और y का मान यहाँ रखे तो एक का मान 9 उत्तर यहाँ से आ चुका है। अगला जो 27वां क्वेश्चन आया था वो भी त्रिकोणमिति से था, उसमें जो सर्वसमीका आधारित था, दो क्वेश्चन थे अथवा में। तो पहला प्रश्न अगर हम देखे करें तो 1 + sec थीटा बटा sec थीटा बराबर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए। तो दोनों ही जो पक्ष हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हमें बराबर लेना है। सेक थीटा को हमने कोस में बदल के चेंज कर लिया तो यहाँ आंसर ये आ रहा है, ठीक है। यहाँ कोस ए माइनस एक बच गया, इधर है यहाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बच गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला हो गया। तो इसको ए माइनस बी ए प्लस बी है उसमें गुणनखंड कर देंगे और ये आपस में कट जाएगा, तो यहाँ 1 प्लस कोस ए बचेगा। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गए, तो ये सरल हो जाएगा। दूसरा जो इसमें भाग है इसका वो थोड़ा सा कठिन था। तो कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन थीटा, तो 10 वाला जो भाग आया यहाँ पे, तो उस 10 वाले भाग को हमें क्या करना है, साइन में बदलना है। लेफ्ट हैंड साइड हमने लेके चला और 10 को हमने साइन कोस में बदल के इसको सरल किया, तो ये आ गया अपने पास में, ये आंसर आ रहा है। कोस क्यूब थीटा बटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बराबर साइन माइनस कोस थीटा। यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, इसका चिन्ह चेंज करते ही देखो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, या फिर इसका चिन्ह चेंज करो दोनों बराबर। इसका चिन्ह चेंज करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा तो आगे उधर चल जाएगा। इसको हमने पहले ले लिया प्लस का हो गया और ये उधर इसका चिन्ह चेंज किया माइनस का हो गया, तो यहाँ आ गया। अब दोनों में देखो आधार समान है और ऊपर क्या हो गया, साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब। यहाँ से देखो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला हो गया, यहाँ गुणनखंड वाला जो सूत्र लगते हैं वो यहाँ से वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी वाला ये सूत्र हम यहाँ फिट करेंगे और यहाँ से देखेंगे तो ये साइन ए माइनस बी वाला ये भाग और ये भाग यहाँ से कट जाएगा और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा उसका मान हो जाए 1, बाकी बच गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो ये भी ज़्यादा ही डिफिकल्ट नहीं था परंतु दिखने में काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है। अगले जो इसके दो हाथों में जो थे वो दोनों ही काफ़ी ईजी थे। तो यहाँ देखे साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा बराबर 2 कोस थीटा। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, दोनों लघुत्तम ले लेंगे, तिरछा गुणन हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखें साइन स्क्वायर प्लस 1 प्लस कोस स्क्वायर प्लस 2 कोस थीटा, तो ये साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर ये दोनों जुड़कर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये 1 और 1 ये कितना हो गया 2, और यहाँ 2 कोस थीटा है, यहाँ भी 2 कॉमन आएगा तो 1 प्लस कोस थीटा, ये नीचे साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा, यहाँ 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा कट गया, 2 बड़ा साइन थीटा और 1 बड़ा साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा। तो 2 कोसेक थीटा उत्तर आ गया जो हमारे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में था। दूसरा इसका भाग वो भी बड़ा इजी था, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 10 थीटा। यहाँ हम देखें तो दोनों में साइन कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से ऊपर साइन कॉमन आ रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बच गया, नीचे कोस कॉमन आ रहा है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से उत्तर हम देखें यहाँ साइन बटा कोस ये ही बच रहा है और ये इसका 10 उत्तर आना, बाकी ये कटने वाला है। तो यहाँ हम इसको कैसे काटेंगे, तो यहाँ 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा यही, और यहाँ 1 की जगह में हम क्या सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस से गुणा करें दोनों माइनस के हो जाएंगे। यहाँ से देखें यहाँ 1 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो कोस स्क्वायर थीटा बच गया, और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बच गया। ऐसे ही नीचे सरल कर लिया तो दोनों सेम आ गए, तो दोनों आपस में कट गए, उत्तर क्या बच गया 10 थीटा। तो ये राइट हैंड साइड अपना था। अगला जो 28वां क्वेश्चन आया उसमें देखें तो किसी समतल में 4 बिंदु दिए पी क्यू आर एस और पूछा है कि ये पी क्यू आर एस एक वर्ग नहीं होकर क्या एक समचतुर्भुज। तो हमें देखें वर्ग और समचतुर्भुज दोनों की विशेषता क्या, दोनों की भुजाएं चारों है वो बराबर होती हैं, परंतु वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं जबकि समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते। हमें ये सिद्ध करना है, चारों भुजाएं बराबर हैं वो हम सिद्ध कर देंगे। वो हमने एक चतुर्भुज बनाया, उसके चारों बिंदु अंकित कर दिए और चारों भुजाएं हमने ज्ञात कर ली। पी क्यू आर एस ये दूरी सूत्र से हमने इसको ज्ञात कर लिया। सभी देखें पी क्यू आर एस और आर एस एस पी ये सभी कितने आ रहे, 26 वर्ग इकाई आ रही है, यानी चारों भुजाएं बराबर हैं। फिर हमने विकर्ण देखा पी आर और क्यू एस देखा, तो दोनों विकर्ण बराबर नहीं आ रहे। इसका मतलब क्या है, अगर बराबर आता है तो वो वर्ग हो जाता है, बराबर नहीं है इसका मतलब क्या वो एक समचतुर्भुज है। इसके अलावा हमें एक दूसरा तरीका भी ये भी है कि इन वर्ग में क्या होता है कि जो विकर्ण के जो दोनों बिंदु है, ये विकर्ण दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं, यानी इन दोनों बिंदुओं से जो बिंदु आएगा वो इन्हीं दोनों बिंदु से बिंदु आएगा, दोनों बराबर होता है। परंतु यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, हम इसको ये उस रूप से भी निकालें तो ये सिद्ध नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक समचतुर्भुज है। अगला क्वेश्चन था 29वां कि सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज पूछा है।
तो उसमें समूह कोण संपूरक हैं या उनका कोण 180 डिग्री होता है, आमने सामने कोण होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज मतलब वृत्त के अंदर का जो चतुर्भुज है वो होगा। तो हम यहाँ से देखें तो हमें एक चित्र बनाना होगा। तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज हमने बनाया, ठीक है। अब इसमें हम देखें तो ये ABCD एक क्या है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है पूरा। इसमें हमने एक बीच में ओ लेकर हमने यो कौन सा केंद्र पर बना कोण और परिधि पर बना कोण, उसी के हिसाब से हमने बीच में ओ केंद्र लिया। अब हम क्या, हमें सिद्ध करना है कि कोण A + C, या A वाला और C का योग और B का और D का योग, दोनों का योग क्या होगा 180 डिग्री का है। तो हम क्या करेंगे, इस केंद्र को हम क्या करेंगे O और ये B और D से हमने मिला दिया, B और D से हमने क्या कर दिया, मिला दिया। अब आगे हम चलेंगे तो हम देखेंगे जो ये कोण ये C है वो क्या होता है, जो केंद्र पर बना हुआ कोण है उसका कितना होता है, आधा होता है। C इस केंद्र पर बने हुए कोण का आधा होता है, तो C बराबर क्या होगा 1/x। उसी प्रकार ये जो कोण A है ये किसका आधा होगा, ये Y पर बने कोण का, इस कोण का आधा होगा, तो 1/y। तो दोनों को जोड़ दें तो कोण A + C बराबर क्या 1/2 x + y, और x + y दोनों को मिलाएं तो ये एक बिंदु का कोण हो गया। बिंदु का कोण कितना होता है 360, तो 360 का ये कितना हो जाएगा आधा, यानी 180 डिग्री। तो हमारा ये एक भाग हो गया। फिर इस चतुर्भुज पूरे में देखें A और C 180 डिग्री हैं, तो B और D कितने बच गए, वापिस दोनों 360। चतुर्भुज के चारों कोणों के योग 360, उसमें A और C 180, तो B और D कितने बच गए, वो भी कितने बच गए 180 बच जाएंगे। तो इस प्रकार ये अपना प्रश्न हो जाता है। अगला वाली जो प्रमेय है वो थोड़ी सी कठिन है, तो आप ये उसको समझे, परीक्षा किताब में कॉपी में अच्छी तरीके से आपने देखे, वहाँ से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। मैंने इसको बताने का प्रयास किया है। तो एक वृत्त की स्पर्शरेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा खींची जाए तो जीवा द्वारा दी गई स्पर्शरेखा से बनाए गए कोण उसी जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंडों में बने कोण के बराबर होते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है कि एक वृत्त दिया हुआ, उस पर एक बिंदु ए पर एक स्पर्शरेखा है PQ। तो एक बिंदु वृत्त है ये एक वृत्त है और उस पर एक बिंदु है स्पर्श बिंदु ये, उस पर एक स्पर्शरेखा PQ है। फिर हमें क्या लेना है, फिर हमें क्या बता रहा है कि ये कि इससे एक कोई जीवा खींची AB, इससे हमने एक कोई जीवा खींची है AB। तो ये जो जीवा खींची है उसके साथ ये कोण 1 और 2 की रचना हो रही है। यहाँ पे कोण 1 इधर और कोण 2 उधर, ये रचना हो रही है। तो 3 और 4 ये क्रम से क्या 1 और 2 के एकांतर कोण, 1 के इधर ये 3 कोण ये 3 हो जाएगा, और ये B के इधर ये कोण 4 हो जाएगा। तो ये B 3 और 4 कोण हो जाएंगे। तो हमें ये सिद्ध करना है कि कोण 1 और कोण 3 बराबर है, इसी प्रकार 2 और कोण 4 बराबर है, एकांतर कोण आपस में क्या है बराबर है। तो हमें एक व्यास खींचे, ये व्यास को मिलाते हुए केंद्र को O से मिलाते हुए हम क्या करेंगे, व्यास ये खींचेंगे। तो अब इस प्रकार देखेंगे एक त्रिभुज बन गया AEB। तो उसमें हम देखेंगे तो ये क्या है, अर्धवर्त पर बना हुआ कोण है इसलिए 90 डिग्री का हो गया। उसी प्रकार हम देखेंगे ये EAP वो भी क्या है, एक स्पर्श बिंदु पर बना हुआ कोण है, तो वो भी क्या है 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ समीकरण 1 और 2 से देखें दोनों, तो यहाँ से इसे EAB में ये कोण 1 जोड़ दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कोण EAB प्लस कोण EAB के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये एक है, इस AEB के बराबर हो गया, और AE किसके बराबर है, कोण 3 के, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं। उसी प्रकार हम देखें कोण 1 और 2, इस 1 और 2 को जोड़ें तो उत्तर कितना हो रहा है, सरल के युग में 180 डिग्री हो रहा है। तो 3 और 4 का भी योग कितना होगा, वो भी 180 डिग्री होगा, क्योंकि वो भी आमने सामने 3 और 4 ये दोनों आपस में क्या है, आमने सामने चक्रीय चतुर्भुज है। तो 3 वाला ये 4 वाला ये, तो ये भी क्या होंगे चक्रीय चतुर्भुज, दोनों बराबर होंगे। तो हम देखें कोण 1 और 2 को जोड़ें, ये दोनों 180 डिग्री हैं दोनों, ठीक है। तो इनको बराबर रखें तो ये कोण 1 + 2 और कोण 3 + 4 बराबर हो गया। 1 और 3 बराबर था तो आपस में कट गया, तो 2 और 4 आपस में अब क्या रहेंगे, बराबर हो गए। अगला जो 30वां क्वेश्चन है वो आया था कि बारंबारता बटन से माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है। ये अपनी बारंबारता सारणी, उसमें कोई ज़्यादा हेरफेर नहीं करना है, केवल हमें CF बनाना है। CF बारंबारता को क्रम से जोड़ते जाना है, और यहाँ जो अंतिम पद आएगा वो देख लेना है यहाँ जो योग है उसके बराबर है या नहीं। अब जब हम माध्यक ज्ञात करेंगे तो माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, हमें देखेंगे कि n/2 टोटल जो अपना आया उसमें 2 का भाग देंगे, 50 है, वो 50 कहाँ आ रहा है, तो 50 आ रहा है CF में, देखेंगे 50 आ रहा है इस 17 वाली लाइन में, यहाँ
26 से ज़्यादा और 70 तक इसमें है, तो ये माध्य वर्ग अपना ये हो गया 40 से 55, जो कि माध्य वर्ग 40 से 55 में स्थित है। तो एल कितना हो गया, लोअर लिमिट 40 होगी, और एफ कितना हो गया, इस वर्ग की जो बारंबारता है वो 44 होगी, एल इस वर्ग की जो वर्ग अंतराल है वो, और सी एफ इससे पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता है। तो ये मान हम जो बाध्यक वाले सूत्र में रखेंगे, एल बराबर n/2 माइनस सी एफ बटा एफ गुना एच, और सरल करेंगे, अपना उत्तर आने वाला 48.18। इसी प्रकार हम बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक ज्ञात करने में हम क्या देखेंगे, तो बहुलक वर्ग ज्ञात करेंगे। वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, हम देखेंगे सर्वाधिक बारंबारता कौन सी है, तो सर्वाधिक बारंबारता 44 है, तो बहुलक वर्ग कितना हो गया, जिसकी वर्ग की बारंबारता सबसे ज़्यादा वही बहुलक वर्ग हो गया। तो यहाँ से हम मेरे पास में आ गया एल आ गया, एल लोअर लिमिट 40, और यहाँ वर्ग अंतराल पे आ गया 15। उस प्रकार हम देखेंगे, तो यहाँ से हमें सूत्र में जो F1 F2 F0 आता है, तो आता है F1 वो ये आ गया, जो वर्ग बहुलक वर्ग की जो बारंबारता वो F1 है, उससे पहले वाले वर्ग की बारंबारता वो F0 हो जाएगी, और उससे बाद वाले वर्ग की जो बारंबारता है वो क्या हो जाएगी, F2 हो जाएगी। तो ये मान हम क्या करेंगे, इस बहुलक वाले वर्ग सूत्र में हम रखेंगे। तो बहुलक का सूत्र क्या हो गया, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H, यहाँ मान रखेंगे, अपना उत्तर आने वाला है ये 48.57, ये उत्तर आ गया। तो इस प्रकार ये अपना ये जो आंसर की है कंप्लीट हो रही है। आशा करता हूँ कि सभी को ये आंसर की अच्छी लगी होगी। आप अपने राय कमेंट बॉक्स में दें, आपकी राय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और मुझसे अगर आप कोई और अपेक्षा रखते हैं तो वो राय भी दें, ताकि मैं वो संबंधित कोई कार्य करूँ। मेरे इस वीडियो का है आप लिंक है वो ARG गुरु जो एंड्रॉयड ऐप है वहाँ पर भी मिल सकता है, ARG गुरु जो एक वेबसाइट है वहाँ पर भी मिल सकता है, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। तो देखें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।